भाई साथी कन्हैया जी को वीरेंद्र जगताप जी के नामांकन जाहिर सभा में आए हुए आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, हमारी माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का, खेती किसानी करने वाले शेतकरियों का, मजदूरी करने वाले, मेहनत करके नौकरी करके बिजनेस करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम मेहनतकश आवाम का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। साथियों, महाराष्ट्र में चुनाव है और इस मौके पर मुझे विदर्भ की महान भूमि पर आने का मौका मिला है। इस अवसर पर मैं सबसे पहले नमन करना चाहता हूं संत तुकरे जी महाराज को, मैं नमन करना चाहता हूं बाबा गाडगे जी महाराज को। और आज कई सारे स्पीकर ने सोयाबीन के बारे में बात किया है, विदर्भ के जो शेतकरी हैं, जो किसान हैं, उनके हालात के बारे में बात किया है। तो मैं इस मंच से याद करना चाहता हूं डॉक्टर पंजाब राव देशमुख जी का, जो संविधान सभा के सदस्य थे, पहले कृषि मंत्री थे। मैं इस मंच से उनको नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सब जानते हैं, आप महाराष्ट्र के लोग हैं और महाराष्ट्र के लोगों ने इस देश में जब जब अंधेरा फैला है, महाराष्ट्र के लोगों ने रोशनी दिखाने का काम किया है। मैं आपसे दो चार सीधी बात करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि जो पिछला आमदार खासदार का चुनाव हुआ था, महाविकास अघाड़ी को 48 में से 32 सीट महाराष्ट्र के लोगों ने देने का काम किया है। 50% काम आप लोग कर दिए हैं, उसका दो सबूत यहां पर मौजूद हैं। 50% काम हो गया है, 50% काम और आपको करना है। और यह करना क्यों जरूरी है, इस संबंध में भी दो चार बात मुझे आपसे कहनी है। सबसे पहली बात तो ये, आप लोगों ने पता नहीं अखबार में देखा है कि नहीं देखा है, गुजरात में एक नकली कोर्ट चल रहा था, मालूम है कि नहीं? नकली कोर्ट चल रहा था। एक आदमी जज बन करके बकायदा कोर्ट लगा रहा था और लोगों को सजा सुना रहा था। यह गुजरात में हो रहा था। गुजरात का ही एक आदमी पीएमओ का अधिकारी बन करके कश्मीर चला गया और वहां पर सरकारी सुरक्षा लेकर के, पुलिस वाले पीछे खड़े हैं, आप लोग भी सुन लीजिए, कोई पीएमओ का अधिकारी कह करके आए तो एक बार उसका आई कार्ड चेक कर लीजिएगा। उधर सरकारी सुरक्षा लेकर के पूरा कश्मीर घूम लिया। गुजरात में ही एक नकली टोल प्लाजा चल रहा था। जैसे आप समृद्धि पे चढ़ते हैं तो टोल प्लाजा आता है, फिर जब आप चांदूर रेलवे के लिए उतरेंगे तो फिर टोल प्लाजा आता है। गुजरात में एक नकली टोल प्लाजा चल रहा था। गुजरात में ही कुछ लोगों ने नकली ईडी का ऑफिसर बन करके लोगों से वसूली कर रहे थे। हालांकि असली ईडी भी आजकल यही कर रहा है। यह उदाहरण मैं आपको क्यों दे रहा हूं? यह उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूं, हे महाराष्ट्र की जनता, आप इस
गुजरात मॉडल की सच्चाई को जान लीजिए। और आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है कि इस देश में आज अगर 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो 1 ट्रिलियन अकेले महाराष्ट्र का है, अकेले महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र वो राज्य है जो बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार देता है, खेती किसानी में आगे है, टेक्नोलॉजी में आगे है, शिक्षण संस्थानों में आगे है। और आप लोग जानते होंगे जो पहले कृषि मंत्री थे पंजाब राव देशमुख, डॉक्टर पंजाब राव देशमुख जी, उन्होंने शिवाजी सोसाइटी की शुरुआत की थी, एजुकेशन सोसाइटी की। और सिर्फ एक लोगों ने नहीं, कई लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर एजुकेशन सोसाइटी की शुरुआत की। और ये भूमि है संतों की, महात्माओं की, सामाजिक सुधारकों की, आंदोलनकारियों की। और आप विदर्भ के लोग हैं। विदर्भ की भूमि वो भूमि है जहां पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि भी है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सेवाग्राम भी है। विदर्भ वो भूमि है जहां पर लाल झंडे का आंदोलन भी है। विदर्भ वो भूमि है जहां मजदूरों और किसानों का भी आंदोलन है, सामाजिक सुधारों का भी आंदोलन रहा है। लेकिन विदर्भ की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यहीं पर आरएसएस का भी मुख्यालय है। यह बात मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि महाराष्ट्र के लोगों के कंधे के ऊपर एक ऐतिहासिक जिम्मेवारी है। आधा जिम्मेवारी आपने पूरा कर दिया है, आधा जिम्मेवारी को आपको 20 तारीख को पूरा करना पड़ेगा। बोलिए करेंगे कि नहीं करेंगे? वो जिम्मेवारी ये है कि पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है कि महाराष्ट्र के लोग गद्दारों का इलाज कैसे करते हैं। पूरा देश देखना चाहता है। और ये लड़ाई सीधे सीधे गद्दारों और वफादारों के बीच में है। गद्दार वो हैं जब 2014 में भाजपा की सरकार दिल्ली में बनी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए। गद्दार वो लोग हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर बाला साहब ठाकरे जी के विचारों से गद्दारी की, उनकी पार्टी से गद्दारी किया, उनके बेटे से गद्दारी की। गद्दार वो हैं जो आदरणीय शरद पवार जी की पार्टी एनसीपी से गद्दारी की और इस उम्र में सत्ता के लालच पे उनको छोड़ करके भाजपा के साथ शामिल हो गए। और मैं उनको गद्दार क्यों कहता हूं? हम लोग जब किताब खरीदने के लिए जाते थे तो किताब के पीछे लिखा रहता था, नक्कालों से सावधान, होलोग्राम देख करके सामान खरीदें, लिखा रहता था ना। आज समय ऐसा आ गया है कि इन्होंने होलोग्राम भी बदल दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घड़ी का निशान उनको मिलेगा जिन्होंने गद्दारी कर ली। कितना मजेदार बात है। जिसने पार्टी बनाई, जिसकी पार्टी है, उसका पार्टी भी ले लिया और उसका चुनाव चिन्ह भी ले लिया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपको लिखना पड़ेगा कि यह चिन्ह विवादित है। ए न्यायाधीश महोदय, यह चुनाव चिन्ह नहीं, यह आदमी विवादित है, पूरी की पूरी पार्टी विवादित है। यह बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। और कहते हैं जब लड़ाई गद्दारों और वफादारों के बीच में हो तो कोई और चीज देखने की जरूरत नहीं है। अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, हरियाणा का परिणाम आया। परिणाम के बाद टीवी में, मीडिया में बैठ करके कुछ लोग कह रहे थे कि ईवीएम हैक हो गया है। हमने कहा ये भाजपा वाले हैं, ईवीएम छोड़ो, ये तो सीएम हैक कर लेते हैं। कभी उद्धव ठाकरे साहब ने सोचा होगा कि एकनाथ शिंदे साहब चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे? और खासदार साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं परिवारवाद का।
कहते हैं कि महाविकास आघाड़ी परिवारवादियों की पार्टी है, तो एकनाथ शिंदे अपने बेटा को चांदूर रेलवे के प्लेटफॉर्म से उठा करके लाया था। बोलिए तो नारायण राणे का बच्चा कहां से आया है? उसका बेटा है कि नहीं है? हमारे परिवारवाद का मुकाबला वो कैसे कर रहे हैं? अपने बाल बच्चों को टिकट दे करके कर रहे हैं। हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि महाविकास आघाड़ी में भ्रष्टाचारी लोग हैं। बताइए, अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाने वाला भी हमको भ्रष्टाचारी बोल रहा है। और कहते हैं, एक नारा दिया है भाजपा ने, बटोगे तो कटोगे। एकदम सही नारा दिया है। कहते हैं ना कि कभी कभी माता सरस्वती जो है ना, वो दानवी प्रवृत्ति के लोगों के जुबान पर भी आकर के बैठ जाती है। पहली बार बीजेपी ने बिल्कुल सही नारा दिया है, बटोगे कटोगे नहीं, लेकिन लुटोगे जरूर। यह बात मैं आपको कह देना चाहता हूं। और लुटोगे कैसे, सो बताता हूं। आप सब लोग डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को मानने वाले लोग हैं, और यही नागपुर में, इसीलिए मैं नागपुर को संघ भूमि नहीं दीक्षा भूमि कहता हूं। और उस दीक्षा भूमि में महात्मा बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। इस देश में महात्मा बुद्ध हुए, जो राजकुमार थे, राजा का बच्चा थे, जिनको कहा जाता था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ अपना राजपाट छोड़ दिए, और सिद्धार्थ अपना राजपाट छोड़ करके गौतम बुद्ध बन गए। एक आदमी और दावा कर रहे हैं आजकल कि वो भी अपना घर बार छोड़ करके आए हैं। माता जी, हम लोग तो देखिए अपने मां के पेट से पैदा होते हैं, है कि नहीं? आप सब लोग जो यहां बैठे हुए हैं, अपने मां के पेट से ही पैदा हुए हैं ना, तो आप सब लोग बायोलॉजिकल हैं। प्रधानमंत्री जी नॉन बायोलॉजिकल हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है। एकदम भोरे भोर इंटरव्यू दे रहे थे, सुबह सुबह। वो मराठी में कहते हैं ना, सकाले सकाले घेतली गाय। एकदम सुबह सुबह उन्होंने इंटरव्यू दिया और कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। देखिए, हम तो प्रधानमंत्री से नहीं मिले। हम कौन सा जो है एकनाथ शिंदे के दोस्त हैं या अजीत पवार के दोस्त हैं कि प्रधानमंत्री से मिल लेंगे। और फडणवीस जी जो है, उनके साथ भी हमारी दोस्ती नहीं है। हमने जो है उनकी धर्मपत्नी के साथ कभी रील भी नहीं बनाया है। तो हम प्रधानमंत्री से नहीं मिले हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री से मिले हुए हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि आखिर नॉन बायोलॉजिकल लोग होते कैसे हैं? नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं। नॉन बायोलॉजिकल है कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन इलॉजिकल तो जरूर है। इलॉजिकल कैसे हैं? तो कभी नाली के गैस से चाय बना देते हैं, कभी जो है बादल से जो है रडार छुपा देते हैं। इतना मजेदार प्राइम मिनिस्टर हम लोगों को मिला है, क्या बताएं आपको। एक नंबर प्रधानमंत्री है। आज भाषण दे रहे थे कि 70,000 करोड़ का, एक नेताजी ने कहा 60,000 करोड़ नहीं, 70,000 करोड़, 70,000 करोड़ का घोटाला किया है एनसीपी के नेता अजित पवार ने। उसको जेल में जाना पड़ेगा। जेल में जाने की क्या जरूरत है? बीजेपी ज्वाइन कर लो। ये बहुत बड़ा डिटर्जेंट पाउडर है। जिसके जिसके ऊपर आरोप लगाते हैं वो बस भाजपा ज्वाइन कर ले, बाकी सब ठीक है। ये बहुत गंभीर बात है, इसको सोचिए। एक तो लड़ाई आपकी ये है कि महाराष्ट्र के लोगों ने को इस बात का जवाब लेना है कि हमने वोट नहीं दिया था तुमको, तुम्हारी सरकार वोट से नहीं चल रही है, नोट से चल रही है। तो महाराष्ट्र के लोगों को उसका हिसाब लेना है, गद्दारों को जवाब देना है। और दूसरा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी कांग्रेस पक्ष के साथ जुड़ जाए, इंडिया अलायंस का पार्ट हो जाए, राहुल गांधी के साथ खड़ा हो जाए, इनकी पूरी की पूरी शक्ति उसके खिलाफ लग जाती है।
आखिर राहुल गांधी ऐसी कौन सी बात कह रहे हैं जिससे इनको इतना मिर्ची लग रहा है, इतना मिर्ची जितना साहु जी के मटन में भी नहीं लगता है, इतना मिर्ची लग रहा है इनको। क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी सीधी सी बात कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह देश प्रधानमंत्री जी के दो चार दोस्तों का देश नहीं है। राहुल गांधी जी सीधी सी बात कह रहे हैं कि इस देश में जितनी संपत्ति है वह देश के लोगों के बीच में वितरित होना चाहिए। राहुल गांधी जी सीधी सी बात कह रहे हैं कि इस देश के नौजवानों को शिक्षा देनी पड़ेगी और जो शिक्षित नौजवान हैं उनको रोजगार देना पड़ेगा। और यह जो मुद्दा है, चाहे वो जाति जनगणना का मुद्दा हो, चाहे संविधान की रक्षा का मुद्दा हो, चाहे लोकतंत्र को बचाने का सवाल हो, और इस देश की संपत्ति जिस तरीके से लूटी जा रही है, आप देख रहे हैं किस तरीके से एयरपोर्ट जो है वो अदानी जी को मिल रहा है। तो आप महाराष्ट्र के लोग हैं, गौतम बुद्ध से परिचित हैं आप लोग। गौतम बुद्ध को जानते हैं ना? एक जमाने में गौतम बुद्ध हुए थे, आजकल जो है गौतम लुटानी हुए हैं। गौतम लुटानी का एक ही काम है, इस देश की संपत्ति को लूट करके अपना तिजोरी भरना। और वह जो तिजोरी भरते हैं उसी में से कुछ पैसा निकाल करके चुनाव के वक्त में इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सरकार को दे देते हैं। उनका हेलीकॉप्टर हमारे सर के ऊपर नाचता है, और जब चुनाव के बीच में मुद्दा होना चाहिए आम लोगों का, उन मुद्दों को गुमराह करके, जो असली सवाल है इस देश के, उसको गुमराह करके इस देश को लड़ाने का, भटकाने का काम करते हैं। और ये लड़ाते और भटकाते किस लिए? यह महाराष्ट्र की धरती है, एक से एक क्रांतिकारियों को पैदा किया है इस भूमि ने। स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके अगर कहीं के लोग हिस्सा लिए तो महाराष्ट्र के लोगों ने हिस्सा लिया। अंग्रेज क्या करते थे हमारे साथ? अंग्रेज हमको आपस में लड़ाते थे, और आपस में लड़ा करके और इस देश की संपत्ति को लूट करके ब्रिटेन ले जाया करते थे। और याद रखिएगा, अंग्रेज भी किसी भारतीय को चेहरा बना करके रखते थे। उसी तरह से यह जो गौतम लुटानी है, यह महाराष्ट्र को लूटना चाहता है और यहां की संपत्ति को अपने खजाने में पहुंचाना चाहता है। और लोग इसके ऊपर शक नहीं करें, इसीलिए शिंदे साहब को आगे बिठा दिया गया है। मेरा एक सिंपल सवाल है कि अगर शिवसेना को ही मुख्यमंत्री पद देना था बीजेपी को, तो उद्धव साहब में क्या दिक्कत था? असली मसला आप समझ रहे हैं? मसला यह है कि चाहे वो मुंबई हो, पुणे हो, नागपुर हो, नासिक हो, वो यहां की संपत्ति को लूट करके अपने खजाने में ले जाना चाहते हैं। और कोई मराठी बच्चा जिसके नगों में महाराष्ट्र का खून बहता है, वो ऐसा होने नहीं देगा। और इसीलिए उस पार्टी को तोड़ी गई। और इसीलिए एक आदमी को बिठा करके कह रहे हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। परिवारवाद के खिलाफ हैं, इसीलिए गृह मंत्री ने अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया है। होशियारी साहेब, आपको क्या लगता है आप ही सबसे ज्यादा समझदार हैं? ये वो धरती है, वो भूमि है जिसने 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी को चुनौती दिया है। ये भूमि है जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना जानती है। और मुझे पूरा भरोसा है मराठा मानुष इस बार अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेगा और गद्दारों को जवाब देगा। और हमारा हक और अधिकार क्या है? हमारा हक और अधिकार यह है कि दीजिए आप अपने बेटा को टिकट, अपनी बेटी को टिकट, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमने पढ़ाई की है, अगर हमने ग्रेजुएशन किया है, और एक बात मैं बता दूं, मैं आमदार खासदार नहीं हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं। हमने आपका नमक खाया है, हमने आपके टैक्स के पैसे से पढ़ाई की है,
हमने पीएचडी किया है, इसलिए यह हमारा धर्म है कि इस देश के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी। यह हमारा दायित्व है और यही विचार को लेकर के हम चल रहे हैं। इसीलिए आज हमारा मुद्दा यह है कि क्यों 1 घंटे में 2 किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। खेती करने में 3 लाख रुपया लगेगा और सोयाबीन का दाम दीजिएगा आप 2400 रुपया। बताइए किसान जो है अपना कर्जा कहां से पूरा करेगा। नौजवानों को पढ़ाई करने में, बीटेक करने में लगेगा 10 लाख रुपया और 5000 की नौकरी भी नहीं मिलेगी। जो आपने लोकसभा के चुनाव में किया था उसका परिणाम है कि ये लाडली बहन योजना लेकर के आए हैं, है ना। अच्छा एक बात बताइए माता जी, मैं तो अपनी माँ को जानता हूं। मेरे घर में अगर 2 रोटी हो तो मेरी माँ हमको खिला देगी, खुद भूखी सो जाएगी। माँ तो ऐसी होती है, बहन तो ऐसी होती है। एक बात हमको बताइए, ये कह रहे हैं कि आपको 1500 रुपया महीना देंगे, 1500 रुपया महीना वो आपको देंगे। उनसे ये क्यों नहीं पूछा जाए कि वो 2400 रुपया सोयाबीन का दाम क्यों दे रहे हैं। आप ही का पति किसानी करता है ना, आप ही का बच्चा खेती करता है ना, आप ही के बच्चे इंजीनियरिंग करके आज डिग्री लेकर के नौकरियों के लिए दर दर भटक कर रहे हैं ना, आप ही के बच्चे हैं। ये कांग्रेस पार्टी है, ये महाविकास अघाड़ी है। हम चुनाव के पहले वादा नहीं कर रहे हैं जैसा इन्होंने किया। चुनाव के पहले लाडली बहन योजना की घोषणा कर दी और जब चुनाव जीत गए तो लाडली बहन योजना में लोगों को पैसा देना बंद कर दिया। हम कहते हैं नारी न्याय के तहत सिर्फ 1500 रुपया नहीं, आधी आबादी, पूरा हक का लड़ाई इस देश के महिलाओं के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। यह हमारी जिम्मेवारी है। हमारी जिम्मेवारी है कि किसानों को उनके फसल का दाम मिले, उनको न्यूनतम एमएसपी मिले। हमारी ये जिम्मेवारी है कि जो नौजवान बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए और जिनके पास डिग्री है सरकारी पदों पर नौकरियां निकाल करके उन पदों को भरा जाए। हमारी जिम्मेवारी है कि महंगाई को कम किया जाए। अभी दिवाली आने वाली है ना, दिवाली आएगी, आ रही है ना दिवाली। दिवाली अब वो पता नहीं 31 को होगा कि 1 तारीख को। नारा तो बड़ा बड़ा लगाते हैं, कहते हैं एक हो जाओ। एक तो हम हो जाए, पहले तुम तो बता दो कि 31 तारीख को दिवाली मनाएंगे, 1 तारीख को, पहले तुम तो एक हो जाओ। 1 तारीख को दिवाली होगी, जब आप दीप जलाएंगे तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दिए पे 12% की जीएसटी है, मोमबत्ती पे 12% की जीएसटी है। महंगाई की ये हालत है कि आप कोई भी सामान खरीदने के लिए चले जाइए, आप दाल खरीदने के लिए गए हो, आप तेल खरीदने के लिए गए हो, आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए गए हो, आप गैस खरीदने के लिए गए हो, आप कपड़ा खरीदने के लिए गए हो, आप दवाई खरीदने के लिए गए हो, आप बच्चों के जो है पढ़ाई के लिए गए हो, हर चीज महंगी कर दी गई है। सवाल ये है कि यह जो देश की संपत्ति है वो जा कहां रहा है। कहते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, उसमें हमारी हिस्सेदारी क्या होगी। किसानों को उनके फसल का दाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नौजवानों को काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मजदूरों को मजदूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है उस पर रोक लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा, ये सवाल है। इसीलिए आज जब आप तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं तो आप सबको एक संकल्प लेने की जरूरत है और वो संकल्प ये है कि एक जो इस देश के अंदर पहले कभी नहीं हुआ था कि लोगों के मतों की चोरी हो रही है। हमने वोट किसी और को दिया, चीफ मिनिस्टर किसी और को दिया, वोट जो है कहीं और पहुंच जा रहा है, विधायक जो है वो फ्लाइट पे चढ़ करके रिजॉर्ट खेल रहे हैं। तो यह जो मतदार संघ की चोरी हुई है इसका हिसाब हमको लेना है, इसका जवाब हमको लेना है। दूसरा, राजनीति जिस तरीके से बदली गई है कि आज लोगों के मुद्दे राजनीति से गायब कर दिए गए हैं। हम कहते हैं हम सबको एकजुट रहना पड़ेगा अपने रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी के लिए हमको एकजुट रहना पड़ेगा। और तीसरा कि आप महाराष्ट्र के लोग हैं, आप रास्ता दिखाते हैं इस देश को
पूरा देश आपको देख रहा है। जो 50% काम आपने लोकसभा चुनाव में किया है, हे महाराष्ट्र की जनता, वो बाकी 50% काम जो है आप आमदार चुनाव में कर दीजिए। होगा कि नहीं होगा? काम होगा 100%। अगर 100% काम होगा तो हम भी दिल्ली की बिहाफ पर आपको एक वादा करते हैं, हम महाराष्ट्र के मान सम्मान की रक्षा करेंगे, यहाँ के संसाधन और संपत्ति की रक्षा करेंगे, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के किसान, यहाँ के पिछड़े, यहाँ के दलित, यहाँ के मजदूर और यहाँ के गरीब इंसान के हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। हमारा संकल्प न्याय का संकल्प है और हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए संकल्प लेते हैं कि हम न्याय की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए धन्यवाद कहते अपनी बात खत्म करूंगा। आप हमारे साथ नारा लगाइए, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर।